जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम जो है संपूर्ण बिहार का एक परिचय पढ़ेंगे और इस क्लास में जो है आपको संपूर्ण बिहार के परिचय इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाएगा कि आपको जो है अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा आपका कवर हो जाए। ये जो है कवर करने के हिसाब से जो है आपकी क्लास करवाई जा रही है और इसमें जो है आपको आज की क्लास से बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और आपका जो है पिछला जितना भी पढ़ा है उसका जो है रिविजन भी होने वाला है। ठीक है, और ये जो क्लास है आपकी बीपीएससी टीआरई जो आपके 3.0 है इसको ध्यान में रख करके करवाया जा रहा है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 आपका जो है 15 और 16 मार्च को होने वाला है। ये 1 से 12 क्लास आपके 1 से लेकर के 12 तक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ओनली और ओनली जो है बिहार का संपूर्ण परिचय पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो है जिस क्लास के हो सभी को इस क्लास को देखना है और ये पूर्ण रूप से बिहारी स्पेशल क्लास है और कंप्लीट रिवीजन जो है इस एक क्लास में आपको हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। सबसे पहले हम एक बार बिहार का मैप देखेंगे, जिसमें जो है बिहार के पूरे टोटल जो है 38 जिलों को देखने की कोशिश करेंगे और ये सारे 38 जिले आप एक बार देख लीजिए। ये आपको बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप है। ठीक है, हम जो है सबसे उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे। ये जो है सबसे उत्तर पश्चिम में है वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज, फिर इसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, फिर आपका लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा, जमुई। ये जो है टोटल आपके 38 जिले थे जिनको एक बार हमने देख लिया है। बाकी आपको ये सारे उम्मीद है कि आप सभी को आते ही होंगे। और एक चीज बता दें तो सबसे उत्तर में है बिहार के सबसे उत्तर में नेपाल पड़ता है, सबसे पश्चिम में देखेंगे तो यह है उत्तर प्रदेश, फिर सबसे जो है दक्षिण में देखेंगे साउथ में तो वो है आपका झारखंड, और सबसे उत्तर में पूर्व में देखेंगे तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल स्थित है। ठीक है, राज्य का क्षेत्रफल की बात करेंगे। बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो नॉर्थ से साउथ की जो इसकी लेंथ है वो है आपके 345 किलोमीटर। याद रखिएगा 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है आपके 483 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बिहार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बिहार के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे तो पहला तथ्य है यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है? पहला है आपका यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है जो है आपका बिहार। याद रखिएगा तीसरे नंबर पे आपको बिहार आता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है, तो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यह भारत का सर्वाधिक, यह मतलब बिहार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है और यहाँ का जो जनघनत्व कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मेरा भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का विकास मगध में हुआ था। बिहार देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है, इसलिए मखाना के लिए इसको जो है जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। अब बात करेंगे कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ है। तो बिहार राज्य का गठन 12 मार्च 1912 को हुआ था। और विभाजन की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र को पृथक कर झारखंड नामक नया राज्य बनाया गया था। और राजधानी क्या है बिहार की, तो पटना है इसका राजधानी। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद इसके अन्य नाम रहे। आपको पटना के अन्य नाम भी याद रखना है, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और आजिमाबाद। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं स्वतंत्रता के पश्चात जयराम दौलत राम, ये इनके जो है प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल जो बात करेंगे ये है राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, इसको राइट आंसर मतलब याद रखिएगा राजेंद्र आर्लेकर। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनिस, जिनको देखिए पहले इनको जो है प्रधानमंत्री बोला जाता था, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। और उस समय जो है सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मोहम्मद यूनुस थे, लेकिन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के पश्चात की बात करेंगे तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह इसका राइट हो जाएगा। फिर बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो है राबड़ी देवी, ये आपकी राबड़ी देवी है, इनका नाम है।
और ये जो है पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। फिर वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं, जो अभी जो है नौवीं बार जो है शपथ ले चुके हैं, 9th टाइम से इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे, ये है अनुग्रह नारायण सिन्हा। और जो वर्तमान में है, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री कौन है, इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आप सभी को पता है अभी तक कौन थे, तो अभी तक जो है ये तेजस्वी यादव थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन है ये बताना है। वर्तमान के उप मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका नाम बताइएगा। और ये बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका नाम था। नेक्स्ट है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जिलों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर 38 जिले हैं, टोटल 38 जिले हैं। मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर 9 मंडल है। ठीक है, एक बार आप कहें तो 9 मंडल, सारे मंडल के नाम बता देते हैं। पहला है आपका तिरहुत, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है कोसी प्रमंडल, चौथा है पूर्णिया, पांचवें की बात करेंगे तो पांचवा है पटना, छठवां भागलपुर, सातवां मुंगेर, आठवां मगध और 9वां सारण। ये जो है 9 आपके प्रमंडल है, आप ऐसे याद रखिएगा। पंचायतों की संख्या की बात करेंगे तो पंचायतें हैं 8406, बिहार में टोटल पंचायतें हैं 8406। राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पे 16 राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 40 है। इसे जो है एक बार एग्जाम से पहले, जैसे कल एग्जाम है तो एक बार दोहरा लीजिएगा, जैसे आप अभी देख रहे हैं, और एग्जाम से पहले एक बार दोहरा लीजिएगा। टोटल बिहार का जो है टोटल आपका पूरा कंप्लीट बिहार का रिवीजन हो जाएगा और कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका बिहार से रिलेटेड। विधानसभा सीट की बात करेंगे तो द्विसदनीय विधानसभा है। विधान परिषद की बात करेंगे तो इसमें 75 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। फिर हम बात करेंगे जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है पटना है, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण और तीसरे में मुजफ्फरनगर आता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर आता है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की है, तो सबसे कम जनसंख्या में पहला शेखपुरा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर शिवहर और तीसरे नंबर पर अरवल आता है, जिसके सबसे कम जनसंख्या आपको शेखपुरा लगाना है और सबसे अधिक जनसंख्या पटना। साक्षरता की बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है रोहतास। रोहतास की साक्षरता सबसे अधिक है यहाँ पे। और सबसे जो है रोहतास के बाद दूसरे नंबर पर आता है पटना, दूसरे नंबर पर आता है पटना और तीसरे नंबर पे आता है भोजपुर। ठीक है, भोजपुर आपका तीसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट है सबसे कम साक्षरता वाला जिले, तो सबसे कम साक्षरता में पहले नंबर पर है पूर्णिया, दूसरे में है सीतामढ़ी, तीसरे में है कटिहार, ये आप याद रखेंगे। फिर क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, ये है पश्चिम चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल है और दूसरे नंबर पर गया आता है, तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण आएगा। नेक्स्ट है सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है, फिर सबसे कम क्षेत्रफल जो है आपका शिवहर जिले का है, फिर है आपका सेकंड नंबर पे अरवल और फिर थर्ड नंबर पे आता है शेखपुरा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो है कब बना था, तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। और भारत जो पटना में उच्च न्यायालय 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और यहाँ की आधिकारिक भाषा है हिंदी और उर्दू, दो यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं, याद रखिएगा हिंदी और उर्दू। अब राजकीय चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजकीय चिन्ह आपको जरूर मालूम होने चाहिए। तो राजकीय चिन्ह में आपको फूल, राजकीय चिन्ह जो है फूल जो है बिहार का राजकीय चिन्ह में फूल कौन सा है, वो है गेंदा। राजकीय पुष्प या राजकीय फूल कौन सा है, गेंदा। राष्ट्रीय पर्व की बात करेंगे तो वो है आपका छठ पर्व, ये देख सकते हैं आप छठ पर्व की यहाँ पे फोटो लगाई गई है, ये गेंदे की फोटो है, ये आपका छठ पूजा हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे तो ये पीपल है, आप पीपल का वृक्ष देख सकते हैं, ये पीपल है। और राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पशु बैल है यहाँ का, ये बैल इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी क्या है यहाँ का, तो गौरैया है, यहाँ पे एक गौरैया का चित्र है। फिर राष्ट्रीय फल, चित्र थोड़ा सा इसलिए लगा दिया ताकि आपके जो है आंखों में विजुअलाइजेशन रहे और आपको जो है दिखेगा तो आप थोड़ा सा जल्दी याद कर लेंगे, अगर आपको भूल भी जाता है आपको नहीं पता अभी तक तो। ठीक है, मछली, राष्ट्रीय मछली वहां की कौन सी है, तो ये मांगुर मछली है, ऐसी कुछ होती है, आप देख सकते हैं। फिर राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो कबड्डी है और राष्ट्रीय फल आपका आम है। प्रमुख लोक नृत्य, बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं ये देखेंगे और ये जो है आपका पूरा रिवीजन क्लास है, इसलिए जो है आपको थोड़ा सा फास्ट और सारा कुछ लिखा हुआ है, हमें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको जो है इसमें पूरा। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी इसका जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल नाम से चैनल है। आप वहां से जो है सर्च करके भी पा सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। विदेश पहला नृत्य है बिहार का विदेशिया नृत्य। यह बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में नृत्य नाटक की एक लोकप्रिय शैली है, और इस नृत्य शैली की रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। जो विदेशीय नृत्य है इसकी रचना किसने की थी? भिखारी ठाकुर ने। फिर अगला है दूसरा जाट जाति नृत्य। जाट जाति नृत्य की बात करेंगे तो मिथिला और कोसी जिलों में युगल नृत्य के रूप में किया जाता है जाट जाति नृत्य। ये आपका युगल नृत्य है, याद रखिएगा। इसमें जो है पुरुष और महिला दोनों एक साथ करते हैं। तीसरा है आपका झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य की बात करेंगे तो ये मिथिलांचल को लोक नृत्य है। ये जो मिथिलांचल है इसका लोक नृत्य है। ठीक है। और भारतीय राज्य बिहार में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है झुमरी नृत्य। फिर अगला यह नृत्य शैली विशेष रूप से विवाहित महिलाएं जो होती हैं उनके लिए बनाई गई है। ठीक है। और फोर्थ है आपका इसमें झरनी नृत्य। झरनी नृत्य की बात करेंगे तो झरनी नृत्य जो है मुहर्रम के अवसर पर सिर्फ मुस्लिम नर्तकों द्वारा किया जाता है। जो मुस्लिम नर्तक होते हैं उनके द्वारा जो है ये झरनी नृत्य किया जाता है। और इस गीत में जो है नर्तक शोक गीत भी गाते हैं और अपने अभिनय के द्वारा शोक का अभिव्यक्ति भी करते हैं। ये आपको जो है शोक समारोह में गाए जाने वाला नृत्य है झरनी नृत्य, और ये मुहर्रम के अवसर पर गाया जाता है। आप सभी को पता है मुहर्रम जो है एक शोक का त्योहार है। ठीक है। नंबर क्वेश्चन है पमरिया लोक नृत्य। यह नृत्य जो है जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष नर्तक घाघरा चोली पहनकर ढोल मजीरा बजाते हैं और लोक गीत गाते हैं यह तथा नृत्य करते हैं पमरिया नृत्य में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा नृत्य, जोगीड़ा नृत्य जो है संपूर्ण बिहार में आयोजित किया जाता है। नृत्य का आयोजन होली पर होता है। जो होली आपकी आएगी, अभी होली आपकी आने वाली है, 24 को है, 24 मार्च को। इसमें जो नृत्य होगा उसे क्या कहेंगे? जोगीड़ा नृत्य। इसमें ग्रामीण युवक युवतियां एक दूसरे को रंग लगाकर फाग गाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नटवर नृत्य। 7th नंबर है आपका नटवर नृत्य। इस युगल प्रदर्शन में साथ में संगीत वाद्य यंत्रों में नागरा और ढोल और शहनाई जो है इसमें शामिल होते हैं, और नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले परिधान स्वदेशी और आकर्षक होते हैं। ठीक है। और इस तरह जो है नटवर नृत्य प्रकट होता है। ये युगल प्रदर्शन में होता है, अर्थात इसमें युवक और युवतियां जो है दोनों इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य की बात करेंगे, यह मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है, और यह नृत्य बिहार और झारखंड दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो आपसे अगर आपसे पूछता है कि बिहार और झारखंड दोनों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका छऊ नृत्य। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रमुख लोकगीत की। जो बिहार के प्रमुख लोकगीत हैं, आप याद रखेंगे ये सभी जो है बिहार के प्रमुख लोकगीत होंगे, और इनमें जो है पहला है सोहर। सोहर आप सभी को पता ही होगा, यह प्रमुख लोक संगीत शैली है जो बिहार में प्रचलित है। यह गीत विशेष रूप से विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है। जब विवाह के अवसर होते हैं उसमें सोहर गाया जाता है, और इन गीतों में प्रमुखता से महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले भावपूर्ण बोल बोले होते हैं। ठीक है। अगला है दूसरा समदावन या समदावनी समदन। इसी को समदन भी बोलते हैं, इसी को समदावन, तो इसी को समदावनी। ठीक है। तो मिथिला में बेटी की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है, समदन या समदावन। तीसरा है आपका चैता गीत। ये सभी गीत हैं। तो चैता गीत की बात करेंगे तो ये चैती गीत बिहार के क्षेत्र में मास में आयोजित किए जाने वाले धार्मिक उत्सव चैती नवरात्रि के दौरान गाए जाते हैं। ये गीत माँ दुर्गा की महिमा और आराधना के लिए गाया जाता है। इसका गायन एकाल एवं सामूहिक दोनों रूपों में होता है, और यह मुख्यतः बिहार के माघी एवं भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में पुरुषों के द्वारा भी गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सामा चकेवा। सामा चकेवा की बात करेंगे, ये जो है छठ की समाप्ति के बाद कार्तिक माह में मिथिलांचल क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है सामा चकेवा। 5वां है आपका बिरहा गीत। इसमें मुख्यतः अहिरों द्वारा गाया जाता है। जो अहिर जो जाति होती है उनके द्वारा बिरहा गीत गाया जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है समद गीत। तो समद गीत की बात करेंगे तो समद गीत जो है भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, विक्रमशिला, पटना, गया और नालंदा क्षेत्र में लोकप्रिय है, और ये गीत जो है भगवान शिव की पूजा, जो भगवान शिव हैं उनकी पूजा और आराधना के लिए जो है समद गीत को गाया जाता है। ये बिहार का प्रमुख लोक गीत है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है प्रमुख पर्यटन स्थल और प्रमुख शहर। जो बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल है और शहर है उनके बारे में देखेंगे। तो गया सबसे पहले जो है गया जिला है, गया के बारे में बात करेंगे। तो गया में है, यह बिहार का प्राचीन नगर है जिसका धार्मिक महत्व है। यह नगर फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका विष्णुपद मंदिर है ये गया जिले में स्थित है। यह नगर पिंडदान के लिए भी प्रसिद्ध है। बोध गया, गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। और यह जो है बोध गया को वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और यहाँ जो है स्थित महाबोधि मंदिर है परिसर विश्व विरासत स्थल है। जो महाबोधि मंदिर परिसर है इसको विश्व विरासत स्थल में सन 2000 में घोषित किया गया है। 2000 में घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पटना जिला, वेरी इंपॉर्टेंट है। पटना जो है बिहार की राजधानी है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत शहर है पटना। पटना की बात करेंगे तो यह जो है राज्य की राजधानी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्री, पुष्पपुरी, कुसुमपुर अभी बताया था आपको, ठीक है। और इसे जो है आजाद शत्रु ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, और इसमें जो है पटना के बारे में कुछ तथ्य दिए हैं। सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में ही हुआ था। और यह नगर यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। बिहार विधानसभा, राज्य सचिवालय, गवर्नर हाउस और पटना उच्च न्यायालय यहीं पर स्थित है, पटना में ही। और श्री हरमिंदर साहिब, बेगू हज्जाब की मस्जिद, संजय गांधी जैविक उद्यान और शेर शाह की मस्जिद जैसे पर्यटन स्थल भी पटना में ही स्थित है। नेक्स्ट है आपका जो है जिला भागलपुर। भागलपुर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह नगर जो है भागलपुर नगर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और धर्मपाल द्वारा निर्मित विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं स्थित है। आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है कहाँ और किसने करवाया था, तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना है धर्मपाल ने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में करवाया था। वर्ष 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, लेकिन इसको जो है नष्ट कर दिया गया था 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट है यह विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी स्थित है यहाँ पर भागलपुर में, विक्रमशिला डॉल्फिन विश्व अभ्यारण्य। फिर जैन तीर्थंकर वसु पूजे का जन्म यही हुआ था। इसे सिल्क सिटी के उपनाम से भी जानते हैं। पिछली बार जो है TRE2 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है आपका भागलपुर। यहाँ बुद्धनाथ मंदिर, श्री चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर और खानकाह ए सहबाजिया मकबरा आदि पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका जो है नालंदा। नालंदा जिले की बात करेंगे तो विश्व का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थित है। इसकी स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा में की गई थी, ठीक है। और इसके अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसे यूनेस्को ने जो है 15 जुलाई 2016 को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। और इसका जो मुख्यालय है नालंदा का, इसका मुख्यालय है बिहार शरीफ। बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं हुआ था। जो बौद्ध सारिपुत्र हैं इनका जन्म भी यहीं हुआ था। और जो है महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा जिला में स्थित है। यह ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल नालंदा पुरातत्व संग्रहालय यहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है आपका सासाराम। अब हम बात करेंगे सासाराम बिहार। तो सासाराम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शहर जो है रोहतास जिले का मुख्यालय है, ठीक है। और जो है रोहतास एक अच्छा शहर है और थोड़ा सा साक्षरता भी यहाँ की सबसे अच्छी है, तो थोड़ा बहुत अच्छा शहर माना जाता है रोहतास। और यह शहर जो है 16वीं शताब्दी में सूर्यवंश की राजधानी रहा है। सूर्यवंश मतलब बोले तो शेर शाह सूरी का जो है यहाँ पर राजधानी थी। और सूर्यवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में है। ये आप देख सकते हैं, ये शेर शाह सूरी का मकबरा है। और रोहतास का किला भी यहीं पर स्थित है। देश का प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड भी इसी शहर से होकर गुजरता है। GT रोड की जो शुरुआत है शेर शाह सूरी ने ही किया था। नेक्स्ट आपका पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। नंदनगढ़, जानकीगढ़ और लौरिया का अशोक स्तंभ भी यहीं पर
स्थित है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह की बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चंपारण सत्याग्रह जो है चंपारण जिले में किस लिए हुआ था, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जो है क्यों हुआ था, ये बताना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप जो है सातवां है राजगीर या राजगृह। सातवां जिला है आपका राजगीर या राजगृह। मगध साम्राज्य की राजधानी ये जो है स्टार्टिंग में सबसे पहले मगध साम्राज्य की राजगीर या राजगृह राजधानी हुआ करती थी। और जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ स्वामी का जन्म यहीं पर हुआ था। जो मुनि सुब्रत नाथ है स्वामी है, इनका जन्म राजगीर राजगृह में हुआ था। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, याद रखिएगा टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी जो है महावीर स्वामी जी ने जो है प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था और ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में ही हुआ था। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी कहाँ हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुई थी, लेकिन आपको यह बताना है कि प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति की बात करेंगे, प्रथम जैन संगीति प्रथम जैन संगीति की बात करेंगे तो यह आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगीति। नेक्स्ट है आपका प्रमुख रामसर स्थल। अब जितने भी बिहार में प्रमुख रामसर स्थल है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कांवर झील या कबरताल झील, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील जो है कौन सी है, तो यह है कांवर झील या कबरताल झील। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंडक नदी के मुड़ने से बनी है और इसे नवंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों के लिए रामसर साइट का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। कौन कौन से थे, तो दरभंगा में अस्थान, वैशाली में तालबरेला, कटिहार में गोगाबिल, जमुई में नागी और जमुई में नकटी बांध। ये जो 5 आपके साइट है इनको भी जो है इनके लिए प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास। नेक्स्ट है प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य पहला है आपको गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और यह बिहार के गया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। 1976 में जो है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी और यह बाघ, तेंदुआ, सांभर, भेड़िए, धब्बेदार हिरण, नीलगाय और चिंकारा आदि जीवों के महत्वपूर्ण प्रजातियों में पाई जाती है। महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर प्रजाति में पाई जाती है। दूसरा है कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य। यह आपको बेगूसराय में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर 63 किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल 63 किलोमीटर स्क्वायर है और इस झील को 1986 में पश्चिमी बिहार का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी कंवर झील या कबरताल झील इसे को बोलते हैं और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यहाँ सर्दियों में साइबेरियन पक्षी का दौरा करने आते हैं। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जो है सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और कैसी लग रही है क्लास ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। और जो है किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कैमूर जिला में अवस्थित है। कैमूर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कैमूर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो इसे जो है 1978 में स्थापित किया गया था और यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह बाघ व अन्य पशुओं के लिए विश्व विख्यात है, वो विख्यात है। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यह जो है भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह दुर्लभ गंगा डॉल्फिन का संरक्षण का क्षेत्र है। संजय गांधी जैविक उद्यान, आप देख सकते हैं ये संजय गांधी जैविक उद्यान है और ये जो है आपको कहाँ स्थित है, ये पटना जिले में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है
जो है संजय गांधी जैविक उद्यान, और इसकी स्थापना 1969 में होती है। 1969 में इसकी स्थापना होती है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना की। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह एक बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघ संरक्षण को समर्पित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है। इसका क्षेत्रफल जो है 898.45 वर्ग किलोमीटर है और यह बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, एशियाई हाथी, ऊदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, हिरण आदि वन्य जीवों की कई प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसकी सीमा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से स्पर्श करती है। प्रमुख मेलों की बात करेंगे तो इसमें है छठ पूजा। यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला है और इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। जो सूर्य भगवान है, इस सूर्य भगवान की पूजा की जाती है छठ पूजा में, और यह दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष होता है उसमें जो है इसको मनाया जाता है षष्ठी को। और इसमें श्रद्धालु उपवास और प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालु छठ पूजा के समापन के लिए सूर्योदय से पहले गंगा नदी के तट पर इकट्ठा होकर जो है यहाँ पर पूजा करते हैं। नेक्स्ट है सोनपुर मेला। सोनपुर का जो है पशु मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यह है आपका सोनपुर का पशु मेला। यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला है। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा, दिवाली के बाद पूर्णिमा के दिन जो है किया जाता है। यहाँ पर जो है गाय, बैल, हाथी, भेड़, बकरी और पक्षियों सहित घरेलू मवेशियों को भी खरीदा और बेचा जाता है। अगला है श्रावणी मेला, जो काफी इंपॉर्टेंट है। श्रावणी मेला की बात करेंगे तो यह भागलपुर जिले के में जो है आयोजित किया जाता है श्रावणी मेला। बेतिया मेला की बात करेंगे तो यह प्रत्येक वर्ष दशहरा पर आयोजित किया जाता है और इस पशु मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है, जो बेतिया मेला होता है। अगला है सोमवारी मेला की बात करेंगे तो यह पटना और मुजफ्फरपुर में लगता है श्रावण माह में। नेक्स्ट है सोरठ मेला की बात करेंगे तो यह जो है सौराष्ट्र मधुबनी में लगता है और सामूहिक विवाह निर्धारण के अवसर पर सोरठ मेला लगाया जाता है। फिर अगला है सिद्धेश्वर मेला आपका जो है सिद्धेश्वर मधेपुरा में लगता है। ये शिवरात्रि के अवसर पर लगता है सिद्धेश्वर मेला। प्रमुख यूनेस्को स्थल कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख यूनेस्को स्थल में है आपका जो है, पहला है महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर गौतम बुद्ध को 534 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस मंदिर का निर्माण अशोक के शासन के दौरान किया गया था और इस विहार में गौतम बुद्ध की परमासन मुद्रा में एक मूर्ति है। जो आपका महाबोधि मंदिर है, इसी विहार में जो है गौतम बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में एक मूर्ति है और इस मंदिर को 2002 को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, क्यों शामिल किया गया है? तो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इसके महत्व के कारण इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा के खंडहरों को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। यह पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया था 1193 में। यूनेस्को ने 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। याद रखिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख नदियां और झीलें। प्रमुख नदियां, झीलें, पहाड़ और जलप्रपात की। तो सबसे पहली है नदी गंगा नदी। गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख स्थान में जो है स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है और बिहार में कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। पूरे भारत में है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर और बिहार में जो टोटल लंबाई है गंगा नदी की वो है 445 किलोमीटर। गंगा नदी जो है बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट से प्रवेश करती है और बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोनपुर, पुनपुन, महानंदा और कर्मनाशा, ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा नदी की।
नेक्स्ट है आपका सोन नदी। सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और जिसकी कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर है। सोन नदी की टोटल लंबाई है 784 किलोमीटर और बिहार में इसकी टोटल लंबाई है 202 किलोमीटर। ठीक है, यह नदी बिहार के रोहतास जिले से प्रवेश करती है और सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका कोसी नदी। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। बिहार में इसकी टोटल लंबाई है 260 किलोमीटर और यह नदी बिहार में सुपौल जिला के भीमनगर के निकट प्रवेश करती है। यह कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है और कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ आने के कारण जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। जो मापचा चुंगो ग्लेशियर है इससे निकलती है आपकी घाघरा नदी। इसकी कुल लंबाई जो है 1080 किलोमीटर है और बिहार में इसकी कुल लंबाई मात्र 83 किलोमीटर ही है। यह नदी बिहार में यह नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और यह सारण जिले में छपरा के नजदीक गंगा नदी में मिल जाती है। जो सारण जिला है आपका उसके नजदीक ही सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा है और ये छपरा के नजदीक गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका जो है गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है और इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और यह हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर ही वाल्मीकि नगर बांध निर्मित है। नेक्स्ट है आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से होता है और यह नदी बिहार में गंगा जिले से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। ठीक है, पुनपुन नदी जो है इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है और ये फतुहा में गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक है, अगला है आपका बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी की बात करेंगे, यह बिहार की काफी प्रमुख नदी है और यह जो है इसका बूढ़ी गंडक जो नदी है इसका उद्गम स्थल है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? ये पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ियां। कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक की टोटल लंबाई है 320 किलोमीटर। खगड़िया जिले में खगड़िया शहर के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है ये। अगला है कर्मनाशा नदी। इसका उद्गम स्थान है विंध्यन की पहाड़ी और कुल लंबाई है 192 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो यह इसकी दुर्गावती प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। कर्मनाशा नदी बिहार में यह नदी अब पवित्र समझी जाती है और बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप यह गंगा में विलय हो जाती है। अगली है फल्गु नदी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ की सभी नदियों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फल्गु नदी। यह नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मोहाना नदी के संगम से आरंभ होती है और इसका जो है पुनपुन नदी में विलय हो जाती है और फल्गु नदी के तट पर ही जो है भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है अब झीलें। अब हम बात करेंगे झीलों की। तो ठीक है, कुशेश्वर झील जो कुशेश्वर स्थान झील है ये आपका दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता रहता है। यह झील में कमला, करेह आदि नदियों का जल एकत्रित होता है। यह झील मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है कुशेश्वर झील। और जो है यहाँ भी प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन सर्दी के मौसम में प्रवास करते हैं और 1972 ईस्वी में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर ये बताना है आपको। तो सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करेंगे तो बिहार के सहरसा जिले में स्थित है सिमरी बख्तियारपुर झील और जिसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। इसमें जमुनिया, सरदरिया, कुमीबी, गोबरा आदि झीलें प्रमुख हैं। नेक्स्ट है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील की बात करेंगे तो यह जो है कटिहार जिले में स्थित है और इसे बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह एक प्रकार की गोखुर झील है। गोगाबिल झील कैसी है? गोखुर झील है जो एक स्थायी जल निकाय है। इसका निर्माण उत्तर में महानंदा नदी तथा कांखर नदी तथा दक्षिण पूर्व में गंगा नदी के द्वारा हुआ है। प्रमुख अनुसंधान, यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ का प्रमुख अनुसंधान बिहार में कितने हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो केला अनुसंधान केंद्र। केला अनुसंधान केंद्र आपका वैशाली में स्थित है।
आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ में स्थित है। चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा में स्थित है। राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में स्थित है। और बिहार का देश के लीची उत्पादन में लगभग 40% हिस्सेदारी है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना भाग दरभंगा, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। और देश में मखाने के कुल उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 80% है, ठीक है। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अगला है प्रमुख जनजातीय, प्रमुख जनजातियां यहाँ पे होगा प्रमुख जनजातियां। तो बिहार में प्रमुख जनजातियां हैं, पहला है संथाल, यह मुख्य रूप से झारखंड की जनजातीय है, याद रखिएगा। और बिहार के कुछ जिलों में कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सिंह बोगा देवता का पूजा करते हैं, याद रखिएगा। जो संथाल जनजाति होती है वो सिंह बोगा जो देवता है इनकी पूजा करती है। अगली जनजाति है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करती है मुंडा जनजाति। और यह बिहार में रोहतास और बक्सर जिले के कुछ क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मुंडारी कहते हैं। और ये भी सिंह बोंगा देवता की पूजा करते हैं। इसमें जो है झूम कृषि पर आधारित है। झूम कृषि आप सभी को पता है, पेड़ों को काट करके कृषि की जाती है। फिर अगला है गोंड। गोंडों की बात करेंगे तो ये जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जनजाति है। बिहार के कुछ क्षेत्र जैसे रोहतास, छपरा, चंपारण आदि में भी ये जो है गोंड जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति के अधिकांश लोग गैर आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ भी घुलकर मिलकर रहते हैं। उरांव, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 1 में, उरांव के बारे में पूछा गया था टीआरई 1 में, इसलिए जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कई लोग बोल रहे थे कि जनजातियों का सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो ये जो वीडियो है आपका बिहार का जिसना इसमें इंपॉर्टेंट था, सारा कुछ कवर किया है, ठीक है। और उरांव जनजाति की बात करेंगे तो इन्हें जो है कुड़क के नाम से भी जाना जाता है। जो उरांव जनजाति है इनको कुड़क के नाम से भी जाना जाता है। और यह जनजाति मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में निवास करता है। अगली है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति जो है यह कृषि कार्य में मजदूरी कार्य करने वाली जनजाति है। और यह शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है। बिहार के शाहाबाद क्षेत्रों में यह खोंड जनजाति निवास करती है। और इनकी भाषा स्थानीय सदानी है। जो खोंड जनजाति है इनकी भाषा स्थानीय सदानी है। नेक्स्ट है खैरवार जनजाति। यह मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। और यह बिहार में जो है राज्य के रोहतासगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों की भाषा मुंगरी है, याद रखिएगा। जो खैरवार जनजाति है इनकी भाषा मुंगरी भाषा है। फिर अगली है कोरा। कोरा जनजाति की बात करेंगे तो ये बिहार के जमुई, कटिहार और मुंगेर जिलों के कुछ हिस्सों में जो है निवास करती है। और इनकी भाषा मुंडारी है। ये बिहार के जमुई, कटिहार और मुंगेर जिलों में निवास करती है। इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा मुंडारी है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इस जनजाति का सामान्य व्यवसाय कृषि है। जो ये जनजाति है इसका सामान्य व्यवसाय क्या है? इसका जो सामान्य व्यवसाय है वो है कृषि, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति की बात करेंगे। कोरवा जनजाति ये रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिले में निवास करते हैं। इनकी समाज व्यवस्था में एकल परिवार और स्वजातीय विवाह की परंपरा है। इनका व्यवसाय झूम कृषि तथा शिकार है। जो झूम कृषि और शिकार है इसका प्रमुख व्यवसाय है। फिर अगला हम बात करेंगे प्रमुख जीआई टैग। और ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलाओ खाजा। जो सिलाओ खाजा है इसको खाद्य पदार्थ के रूप में, देखिए टीआरई 2 में ये सिलाओ खाजा पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 2 में, जो एसएसटी का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और सिलाओ खाजा जो खाद्य पदार्थ है ये कहाँ का है? ये जिला नालंदा राजगीर का है। नालंदा राजगीर का प्रमुख जीआई टैग है, याद रखेगा। सुजनी कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई को जो है हस्तकला होती है ये सुजनी कढ़ाई, और इसको जो है ये मुजफ्फरपुर जिले की सुजनी कढ़ाई है और इसको प्रमुख जीआई टैग दिया गया है। फिर सिक्की घास। सिक्की घास को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये हस्तशिल्प कला है। और ये मिथिला क्षेत्र के प्रमुख हस्तशिल्प कला है सिक्की घास, और इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे तो इसमें जो है मधुबनी पेंटिंग को हस्तशिल्प के मिथिला क्षेत्र की जो हस्तशिल्प कला है इसके लिए जो है यहाँ पे इसको जीआई टैग यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसको एप्लिक खटवा, इसको हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भागलपुर सिल्क को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और
शाही लीची, कृषि के क्षेत्र में शाही लीची को मुजफ्फरपुर को जो है इसको मुजफ्फरपुर की जो लीची है इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर मुंगेर की जो कतरनी चावल है, कतरनी चावल को मुंगेर का जो कतरनी चावल है इसको जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये सभी जीआई टैग वाले हैं। जर्दालू आम, जर्दालू आम की बात करेंगे तो इसको भागलपुर का जर्दालू आम जो है इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर मगही पान सुपारी, जो मगही पान है सुपारी है इसको औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा, इन जो चारों जिले हैं इनका जो है सम्मिलित जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर आप लोग मिथिला मखाना, मिथिला मखाना को मिथिला क्षेत्र का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बार जो है सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग शेयर करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की इच्छा होती है, और अच्छा लगता है हमें भी कि आप लोग पसंद करते हैं हमारे द्वारा जो भी आपके लिए सहयोग किया जा रहा है। और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस क्लास को जो है एक बार आप अवश्य देखिएगा एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। आपका जैसे 15 तारीख को एग्जाम है, 15 मार्च को मान लीजिए आपका एग्जाम है, तो 14 मार्च को एक बार ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा पर्सनल सजेशन है, आप देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो भी ठीक है, बट अगर आप देख के जाते हैं तो जितने भी अभी तक इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स दिया है और जो भी इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल से, वो आपका सारा कवर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।